नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और बात देवभूमि की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने रक्षा मंत्री को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसके बाद रक्षा मंत्री हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवाना हुए। देश में समान नागरिक संहिता को लाने की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रदेश में यूसीसी लागू करने के पक्ष में हैं। सीएम धामी का कहना है कि प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाएगा, तो वहीं इस कानून पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। इस मामले पर मौलाना खालिद राशिद के साथ ही धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का बयान भी सामने आया है। दोनों का साफ तौर पर कहना है कि देश को फिलहाल यूसीसी की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने सभी स्टेक होल्डरों से बात की है, विभिन्न समुदाय के लोगों से बात की है, सभी के बीच में जाके जनता के सुझाव भी लिए हैं, विधि विशेषज्ञों से भी बात करी है, स्टेक होल्डरों से भी बात करी है। सबसे बात करने के बाद अब उनका ड्राफ्ट लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर हम जब इसको लाए थे तो हमने ये कहा था कि सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदाय, सबके लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी तो अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्य इसको लागू करें। हम लोग ये समझते हैं कि ये इस मसले की कतई भी ज़रूरत अभी मुल्क को नहीं है और आप सब जानते हैं कि मिज़ोरम से लेकर के उत्तराखंड तक जो मुल्क के हालात हैं उसमें ज़रूरत इस बात की है कि जो आम शहरियों के मसाइल हैं उनको हल किया जाए और जगह जगह जो तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं उस पर काबू पाया जाए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में सब लोग ये जानते हैं कि ऑलरेडी लॉ कमीशन ने इस सिलसिले में नोटिस जारी कर रखी है। तो लॉ कमीशन के किसी भी फाइनल डिसीजन से पहले कोई स्टेट किस तरीके से अपने स्टेट में इसको लागू कर सकता है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और बार बार ये बात कही गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि तमाम इस मुल्क के तमाम बाशिंदों से उसका ताल्लुक़ है। सब कम्युनिटीज़ के अपने पर्सनल लॉज हैं, सिर्फ मुसलमानों ही के पर्सनल लॉज नहीं हैं। तो लिहाजा यूनिफॉर्म सिविल कोड से जितने भी पर्सनल लॉज हैं, जितने भी कस्टम ट्रेडिशन हैं, जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, सब पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि अपने इस मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस मुल्क में इस किस्म का कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। ऑलरेडी दूसरे कवानीन तमाम मुल्क के लिए यकसा हैं, यूनिफॉर्म हैं, और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा फैमिली लॉ से रिलेटेड ही अलग है। और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी इस बात की सभी शहरियों को इजाज़त दी है कि अपने मुल्क पर पूरी आज़ादी के साथ अमल करें। और सबको अपने जहन में यह बात रखनी चाहिए कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीज़न, और फंडामेंटल राइट कोई भी हुकूमत किसी भी शहरी से छीन नहीं सकती है। बड़े अफसोस की बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी जो हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं है। हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है, इसके अंदर हर मुख्तलिफ़ किस्म के गुलाब हों वो अच्छे लगते हैं। एक तरह के गुलाब हों या एक तरह के फूल हों वो अच्छे नहीं लगते। सवाल ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर बात होना चाहिए गरीबी की, मुल्क के अंदर बात होना चाहिए बेरोज़गारी की, मुल्क के अंदर बात होना चाहिए जहालत की। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त इस पर बात न करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुल्क को क्या देना चाहते हैं, वो अपने सूबे को क्या देना चाहते हैं। मैं बहुत जल्दी उत्तराखंड के अभी दौरे पर जा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस बात को वहाँ पर भी रखूँ। तो वहीं केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद जारी है। दरअसल सोशल मीडिया पर मंदिर के नए वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिस पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सफाई दी है। मंदिर प्रबंधन ने इस विवाद को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। वीडियो में मंदिर के अंदर सोने की
पॉलिश भी दिखाई दे रही है और इस पॉलिश को मंदिर की दीवारों पर किया जा रहा है, जिसके बाद केदारनाथ के लगभग सभी तीर्थ पुरोहित मंदिर के भीतर लगे सोने के विरोध में आ गए हैं। तो वहीं राज्य में इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है। इस मामले पर कांग्रेस ने कहा कि देश में अन्य भी मंदिर हैं, लेकिन सारे विवाद मंदिर समिति के अधीन मंदिरों से ही क्यों उठ रहे हैं। वहीं इस पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ षड्यंत्रकारी देवभूमि के दान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दानदाता की मंशा पर सवाल उठाना सही नहीं है। देखिए, पहली बात तो बहुत मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि मंदिर समिति द्वारा इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। मंदिर से स्पष्ट बताया कि उस जो भी वो सोने की धातु से जहां वो चढ़ाया गया है वो उसको निर्माण करने का काम उस दानदाता का ही है। और अभी जब कल और उसकी जांच की गई तो प्रत्यक्ष रूप से वो शुद्ध पाया गया। अब बिना देखे बिना समझे आरोप लगाना ये देवभूमि की मर्यादा को खंडित करने वाले कुछ शरारती तत्वों का काम है। और मैं जो भी इस पर प्रश्न खड़ा करेगा उसे मैं शरारती तत्व ही कहूँगा। कल केदारनाथ का सोना पीतल हो गया, ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर छाया हुआ है, किसी अच्छे काम के लिए नहीं, पुनः एक बार धामी राज में बुरे काम के लिए। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, उस पर कभी सवाल नहीं उठते। तमाम ऐसे मंदिर हैं हमारे देश के अंदर जिसमें सोना लगा हुआ है, वो पीतल नहीं होता। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में अजेंद्र अजय, जो कि BKTC के अध्यक्ष हैं, वो फोटो सेशन करवाते हैं सोना लगने के बाद। वो खुद अपने ऑफिशियल पेज से उसको ट्वीट करते हैं। और उस वक्त भी विवादों में थे वो कि गर्भगृह में फ़ोटो खिंचाना जब आम आदमी के लिए मना है तो अजेंद्र अजय ने कैसे खिंचाई। और आज आप साफ मुकर जाते हैं कि किसने लगाया, कौन दानदाता था, सोना लगाया, पीतल लगाया, तांबा लगाया, हमें पता नहीं, वो अपना ज्वेलर लाया था। आपको किस लिए चुना गया? आपको उत्तराखंड सरकार ने BKTC का अध्यक्ष मॉनिटर करने के लिए एक वॉच डॉग के रूप में बैठाया था कि बद्रीनाथ केदारनाथ में कोई भी गतिविधि हो आपने उसको मॉनिटर करना चाहिए था। आप कर क्या रहे थे जब ये दाता फ्रॉड कर रहा था और सोने के नाम पर पीतल लगा रहा था? आज वीडियोस वायरल हो रही हैं, रात के अंधेरे में उसको ब्रासो किया जा रहा है, उसमें सोने का पॉलिश मढ़ा जा रहा है, उसमें पेंट और ब्रश लेके लोग लगे हुए हैं। तो वहीं केदारनाथ में गर्भगृह में लगी सोने की परत पर लगातार बवाल चल रहा है और ये मामला अब सियासी मोड़ ले चुका है। केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने अब इस मामले पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि टैक्सेशन की कार्यवाही पूर्ण की गई थी, अगर समिति ने प्रस्ताव पास किया तो उसको दिखाए। साथ ही सवाल करते हुए कहा कि पहले सोने के मानक कुछ और बताए गए और आज जब सवाल खड़े होने लगे तो उसके मानक में भी बदलाव कर दिया गया। इस पूरे मामले में समिति का क्या रोल था, समिति के अध्यक्ष का क्या रोल था, पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए और सबकी भागीदारी तय की जानी चाहिए। तो वही उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। दरअसल मौसम विभाग ने एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में 2 से 3 दिनों तक हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो वहीं 22 जून के बाद प्रदेश के अनेकों हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए मौसम विभाग की तरफ से भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 22 जून से प्रदेश में प्री मॉनसून शावर शुरू होने की संभावना है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए जैसे 18-19 से बोला था कि थोड़ा एक्टिविटी बढ़नी शुरू होगी, तो 18 में अगर देखें तो पहाड़ों में तो या खासकर देखें कुमाऊं रीजन में तो स्कैटर टाइप एक्टिविटी हुई है और 1-2 जगह अच्छी भी रेन मिली है, जिसको कि आप कहेंगे कि इंटेंस शावर टाइप का जो है। लेकिन हाँ, ये कि जितना एक्सपेक्ट करें कि मैनी प्लेसेस तक हो जाएगा और प्लेन्स में भी कुछ मिलेगी एक्टिविटी। हालांकि प्लेन्स में मिली है, हरिद्वार में मिली है, 1 सेंटीमीटर के आसपास की इस तरह की रेन मिली 1-2 जगहों में, पर जैसे देहरादून देख रहे आप या वो है तो उसमें ज़्यादा कुछ एक्टिविटी मिली नहीं है।
भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रुड़की के बेलड़ा गांव पहुंचे, जहां भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दरअसल कुछ दिन पहले दलित समाज के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिस पर एक तरफ पुलिस प्रशासन ने युवक की मौत दुर्घटना से होने का दावा किया था, तो वहीं परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई थी। नहीं, अब ये गांव नहीं रहा है। गांव लोगों से बनता है, गांव भाईचारे से बनता है, गांव एक दूसरे के सम्मान से बनता है। और जो यहाँ हुआ है, मेरे हाथ में जो कागज है वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिनके साथ अन्याय हुआ, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, उनको न्याय दिलाने की बजाय पूरी सरकार और पूरा प्रशासन, पुलिस अपराधियों का समर्थन कर रही है। और जिस तरह 24 घंटे के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, रात को 3 बजे एप्लीकेशन ली जाती है, 8 बजे मुकदमा दर्ज दिखाया जाता है, और उसके तत्काल 2-2 मिनट बाद जो है ना दलित समाज के लोग मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ कार्रवाई हुई है, पीड़ित के पिता को पीटना, यहाँ गांव की महिलाओं को पीटना, बच्चों को पीटना, पुलिस के साथ अब जिन्होंने अपराध किया उनके समाज के लोग आके और ये दुर्घटना, इस तरह की घटना को अंजाम देना, पुलिस द्वारा फायरिंग करना, ये इस बात का स्पष्ट संदेश है कि वो इस समाज को, दलित समाज को डराने धमकाने और जो ये पलायन जैसा माहौल बनाई, ये उसकी पूरी जो है पटकथा, ये पुलिस, सरकार और प्रशासन के और अपराधियों के सहयोग से रची गई। तो अभी मैं गांव के लोगों से मिलूंगा जिनके घर में नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस अगर कोई कार्रवाई करे तो भी समझ आता, लेकिन पुलिस के साथ अगर गांव के लोग, अपराधी के आसपास के, उसके रिश्तेदार के लोग और आम जनता के साथ मारपीट करे पुलिस के संरक्षण में, तो ये और भी खतरनाक है। मुझे दुख है कि यहाँ अच्छे अधिकारियों के होते भी पलायन जैसी स्थिति बनी और आज भी गांव के लोग यहाँ से बाहर है, गांव में ताले लगे हुए हैं। मैं भी उन परिवारों से मिलूंगा जिनका आर्थिक नुकसान हुआ है, जिन महिलाओं को पीटा गया उनसे मिलूंगा, जिनको छर्रे लगे हैं, पुलिस ने गोली चलाई, मैं उनसे मिलूंगा। फिर मैं गांव के लोगों से बात करूं, गांव के लोग वहाँ इकट्ठे हैं, फिर मैं यहाँ के अधिकारियों से मिलूंगा। और मैं ये मानता हूं कि अगर अधिकारी सही आश्वासन नहीं, तो वहीं बागेश्वर में गोमती नदी में अवैध खनन पर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने मामले में संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि गोमती नदी में मशीनों से चल रहे खनन के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन खनन कारोबारी का सूचना नेटवर्क मजबूत होने के कारण प्रशासन के पहुंचने से पहले ही खनन कारोबारी गोमती नदी से मशीनें हटवा देते हैं। किया है, एडीएम भी वहाँ पर गए हैं मौके पर और एसडीएम को भी लगातार हर डेली का मैं रिपोर्ट ले रही हूँ, डेली एसडीएम वहाँ जा रहे हैं। लेकिन इशू ये हो जाता है कि उन्होंने भी अपने इन्फॉर्मर लगाए होंगे, तो जैसे ही कोई प्रशासन की गाड़ी होती है तो मशीनें बंद कर देते हैं या मशीनें साइड में लगा देते हैं। जब तक हमें मौके पर कोई मशीन नहीं मिलती है तो उसको सीज हम कानूनी तौर पर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा वो है, या तो चुपके चाप जाकर हम जनता से भी करेंगे, कोई इन्फॉर्म ना करें उनको, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन चली जा रही है, पता नहीं कैसे चली जा रही है। लेकिन मैं फिर भी इस पर लगातार विजिल बनाए रखी हूँ। आज भी मैंने एसडीएम को कड़े निर्देश दिए हैं और आगे भी लगातार कड़े निर्देश हैं। हल्द्वानी में गेल सुपर 50 के तहत गरीब और होनहार छात्रों को आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों में प्रवेश के लिए निशुल्क कोचिंग और वजीफे की योजना पर काम शुरू हो गया है। इस योजना के तहत 50 बच्चों को 1 साल की निशुल्क कोचिंग और 2 साल की पढ़ाई का वजीफा दिया जाता है। इस पर हल्द्वानी की प्रोजेक्ट मैनेजर मनीषा ने बताया कि सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों को देश के टॉप शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए बच्चों की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि संस्थान में एडमिशन के लिए बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके बाद 50 बच्चों को चुना जाता है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।